वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक अनजान लड़की की डेड बॉडी जो कि बज़ाहिर तो मरी हुई नज़र आती है लेकिन हकीकत में ज़िंदा होती है, और जो भी उस लड़की की डेड बॉडी के करीब जाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। फिल्म के शुरू में हम एक घर देखते हैं जहाँ पर कई लोगों को एक साथ बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया होता है, और ये सब किसने किया है पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर यहाँ पर छानबीन करते हुए पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो कि काफ़ी टाइम से इस घर के अंदर दफन थी। पर उस लड़की की डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी मरी है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी बिल्कुल ताज़ा थी और ना ही उसकी डेड बॉडी पर किसी चीज़ का कोई निशान था, जिसकी वजह से इन लोगों को इस लड़की की मौत की वजह पता नहीं चल पाती। और क्योंकि ये लोग इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो शेरिफ इस लड़की को जैन डो का नाम देता है और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि उसकी मौत की वजह पता चल सके। और फिर इसके बाद हम टॉमी और उसके बेटे ऑस्टिन को देखते हैं जो कि किसी जली हुई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। और काम ख़त्म करने के बाद ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा उससे मिलने आती है। तो यहाँ पर एमा ऑस्टिन को कहती है कि मैं डेड बॉडीज़ देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसी दिखती हैं। तो ऑस्टिन उसे मना करता है, वो उसे कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं देख सकती। तो इतने में यहाँ पर टॉमी आ जाता है और वो ऑस्टिन को कहता है कि कोई बात नहीं, इसे देखने दो। तो एमा अपनी पसंद से एक डेड बॉडी निकालती है जिसके पैर में घंटी बंधी होती है। तो एमा पूछती है कि इसके पैर में ये घंटी क्यों बंधी है। तो टॉमी बताता है कि पुराने ज़माने में लोग डेड बॉडीज़ पर घंटी बांध देते थे ताकि पता चल सके कि वो ज़िंदा है या मरा हुआ है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर मैं अभी भी ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ। और फिर इसके बाद एमा और ऑस्टिन अपनी डेट पर जाने लगते हैं। तो इतने में यहाँ पर शेरिफ जेन की डेड बॉडी लेकर आ जाता है और शेरिफ टॉमी को कहता है कि मुझे इस डेड बॉडी की रिपोर्ट कल तक चाहिए, क्योंकि मुझे कल मीडिया को जवाब देना है, तो ये काम बहुत ज़रूरी है। तो ये देखकर ऑस्टिन एमा के साथ अपनी डेट कैंसिल कर देता है। वो उसे कहता है कि मेरे डेट को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो एमा को कहता है कि तुम फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ, मैं डेट का काम ख़त्म करवा के तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और फिर इसके बाद ये दोनों जेन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जेन के हाथों की कलाइयाँ और उसके पैरों के टखनों की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। पर अजीब बात ये थी कि इतनी बेरहमी के साथ मारने के बावजूद भी जेन की डेड बॉडी पर ना ही किसी तरह का कोई कट और ना ही किसी तरह की कोई चोट वगैरह थी। और ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर जेन का मुंह चेक करने पर ये लोग देखते हैं कि जेन की ज़बान भी कटी हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे जेन की ज़बान को भी किसी चीज़ से नहीं बल्कि जेन ने खुद ही अपने दांतों से अपनी ज़बान काटी हो। और इन लोगों को जेन के मुंह से एक धागा भी मिलता है जिसे ये लोग लैब में भेज देते हैं। और फिर जब ये लोग जेन की आंखें चेक करते हैं तो वो बिल्कुल गिरे हो चुकी थी, जिसे देखकर टॉमी कहता है कि ऐसा तब होता है जब किसी की मौत सालों पहले हो, लेकिन जेन की डेड बॉडी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ घंटों पहले ही मरी हो। तो इतने में यहाँ पर रखा हुआ रेडियो खुद ब खुद चलने लगता है, उसके चैनल बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ नहीं चाहती कि जेन का पोस्टमार्टम हो और वो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हो। पर इस चीज़ को ये दोनों नज़रअंदाज कर देते हैं और क्योंकि अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं मिला तो ये लोग जेन की डेड बॉडी को काट कर उसके लंग्स और हार्ट को चेक करने का फ़ैसला करते हैं। और जब टॉमी जेन की बॉडी को काटने लगता है तो फिर से रेडियो पर चैनल बदल जाता है, जैसे अभी भी कोई चीज़ जेन की डेड बॉडी को कटने से रोकना चाहती हो। पर टॉम इस बात को नज़रअंदाज करके जेन की डेड बॉडी को पूरी तरह से काट देता है। और डेड बॉडी को काटने के बाद टॉमी देखता है कि जेन की डेड बॉडी अंदर से पूरी तरह से जली हुई है और अंदर के सारे पार्ट्स बुरी तरह से जले होते हैं। तो ये देखकर टॉमी परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को अंदर से पूरी तरह जला दे पर उसकी बाहर वाली बॉडी पर कोई खरोच तक ना हो। और ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती।
और मज़ीद जांच करने पर इन लोगों को जेन के पेट में से एक फूल मिलता है और पता करने पर मालूम होता है कि ये फूल किसी इंसान को पैरालाइज़ कर सकता है, लेकिन अब इस दौर में ये फूल मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आखिर जेन के पास ये फूल कहाँ से आया? और फिर जब ये लोग जेन के पेट को और भी गहरा काटते हैं तो अब इन्हें जेन के पेट से एक कपड़ा मिलता है जिस पर अजीब तरह के निशान होते हैं और इस कपड़े पर रोमन ज़बान में कुछ लिखा होता है। और इसी दौरान फिर से रेडियो पर चैनल बार बार बदलने लगता है। तो ये सब देखकर ऑस्टिन को कुछ ठीक नहीं लगता। तो ऑस्टिन टॉमी को कहता है कि हमें ये पोस्टमार्टम यहीं पर रोकना होगा और बाकी का काम हम कल सुबह करेंगे। तो इसी दौरान टॉमी जेन की पूरी खाल उतार देता है, जिस पर ये लोग देखते हैं कि जेन की खाल के अंदरूनी हिस्से पर भी वही निशान बने होते हैं जो कि उस कपड़े पर बने थे। तो ये देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई किसी की अंदरूनी खाल पर निशान बना दे, वो भी पूरी डेड बॉडी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो इसी दौरान यहाँ की सारी लाइट्स अपने आप टूट जाती हैं और जब ये लोग बैक लाइट जलाते हैं तो यहाँ पर मौजूद सारी डेड बॉडीज़ गायब हो चुकी थी। और अब जाके इन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जो इन लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से ये लोग दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा भी बाहर से दरख्त गिरने की वजह से ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाते। तो ये लोग ऑफिस में आकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और टॉमी पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क नहीं आता। और इसी दौरान बाहर से घंटी की आवाज़ आने लगती है, जिसको सुनकर इन दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि ये घंटियाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दों के पैरों में बंधी थी। और इसी दौरान कोई अजीब सी चीज़ टॉमी को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे पेट पर बुरी तरह से चोट लग जाती है। तो ऑस्टिन आकर टॉमी की मदद करता है और उसे कहता है कि यह सब कुछ जेन की डेड बॉडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी अंदरूनी खाल पर वो निशानात और उसके पेट से वो कपड़ा और फूल मिलना, ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि शायद उसके साथ ज़रूर कोई काला जादू किया गया है। और इसी काले जादू की वजह से जेन हमें पोस्टमार्टम करने से भी रोक रही थी। और फिर ये लोग ऑटोप्सी रूम में वापस आकर जेन की डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, पर जेन की बॉडी उस आग को पूरी तरह से अपने अंदर सोख लेती है और जेन की बॉडी पर जलने का एक भी निशान नहीं होता। तो ये सब देखकर इन लोगों का शक यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर जेन के साथ कोई काला जादू किया गया है या फिर जेन खुद ही कोई विच है। तो इसी दौरान इन लोगों को लिफ्ट के चलने की आवाज़ आती है और ये लोग लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा अटक जाता है। तो ऑस्टिन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तो इसी दौरान टॉमी को अपनी तरफ कोई परछाई आती हुई नज़र आती है। तो टॉमी बिना सोचे समझे ऑस्टिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो कोई परछाई नहीं थी, बल्कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा थी, जो कि ऑस्टिन को देखने दोबारा यहाँ आई थी, जिसे टॉमी ने अनजाने में मार दिया। तो टॉमी ऑस्टिन से माफ़ी मांगता है और उसे लिफ्ट के अंदर ले आता है, जबकि ऑस्टिन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। तो यहाँ पर टॉमी कहता है कि हमें जल्द से जल्द जेन के बारे में सब कुछ जानना होगा कि वो कौन है और उसके साथ ये सब कैसे हुआ और किसने किया। और ये लोग फिर से ऑटोप्सी रूम में आते हैं और जेन का पोस्टमार्टम करने लगते हैं। और जब टॉमी जेन के ब्रेन सेल्स चेक करता है तो पता चलता है कि जेन के ब्रेन सेल्स अभी भी ज़िंदा है, मतलब जेन भी अभी तक ज़िंदा है। और इसी वजह से इन लोगों को जेन के मरने की वजह नहीं मिल रही थी। और फिर उस कपड़े पर जो कि इन लोगों को जेन के पेट से मिला था, उस कपड़े को चेक करने पर इन लोगों को मिलता है कि उस कपड़े पर लिविक्टिस 20 लिखा होता है, जो कि बाइबल के अंदर एक चैप्टर है। तो बाइबल चेक करने पर टॉमी को पता चलता है कि पुराने ज़माने में कई बेगुनाह लड़कियों को विच समझकर अजीब तरीके से बेरहमी के साथ मार दिया जाता था। तो टॉमी बताता है कि जेन को भी पुराने ज़माने में विच समझकर काला जादू करके मार दिया गया था, जिसकी वजह से वो भी एक विच बन गई है और सदियों से विच बनकर अभी तक ज़िंदा है। और जब हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे और उसका दिमाग काट रहे थे तो वो तब भी ज़िंदा थी और उसे दर्द भी हो रहा था। और अब वो हमसे इस सब का बदला लेना चाहती है और वो अब हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी।
और इसी दौरान फिर से वो डेड बॉडीज़ इनकी तरफ आने लगती हैं। तो टॉमी जेन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैंने किया था, तुम मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को छोड़ दो। तो इतने में टॉमी के हाथ और टखने उसी तरह टूटने लगते हैं जिस तरह जेन के टूटे हुए थे, और टॉमी का जिस्म भी अंदर से उसी तरह जलने लगता है। और जैसे जैसे टॉमी मर रहा होता है, जेन की डेड बॉडी ठीक हो रही होती है। मतलब जेन खुद को ठीक करने के लिए टॉमी की एनर्जी सोख रही होती है। और इससे पहले कि जेन पूरी तरह से ठीक होती, टॉमी ऑस्टिन को कहता है कि ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे मार दो। तो ऑस्टिन भी अपने डैड को इस हाल में नहीं देख पाता, तो वो अपने डैड को मार देता है और जेन का बदला अधूरा रह जाता है। और फिर ऑस्टिन बाहर की तरफ भागने लगता है। तो इसी दौरान टॉमी की डेड बॉडी उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो डर के मारे पीछे हटता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने की वजह से ऑस्टिन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और क्योंकि ऑस्टिन ने टॉमी को मारकर जेन को अपना बदला पूरा करने नहीं दिया, इसलिए जेन ने ऑस्टिन को भी मार दिया। और सुबह जब शेरिफ ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेने आता है, तो यहाँ पर इन लोगों को टॉमी और ऑस्टिन की लाश मिलती है। और ये सब देखकर शेरिफ को वही क्राइम सीन याद आ जाता है जो कि इस फिल्म के शुरू में हमने देखा था। और जब शेरिफ जेन की डेड बॉडी को देखता है, तो उसकी डेड बॉडी पर एक खरोच तक नहीं होती। मतलब शेरिफ जिस तरह से जेन की डेड बॉडी लेकर आया था, अभी भी जेन की डेड बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो ये लोग जेन को दूसरी जगह ऑटोप्सी के लिए ले जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेन के पैर अभी भी हिल रहे होते हैं। मतलब जेन अभी भी ज़िंदा है और आगे और भी लोगों की जान लेने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।